मैं जीवन भर आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको एक माँ का सम्मान कभी नहीं दे पाऊंगा। विपिन और मंजू एक ही कंपनी में काम करते थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन विपिन और मंजू आज के जमाने के पढ़े लिखे नौकरी पेशा युवा युवती थे। तो उनके हिसाब से पहले के ज़माने के लोग जो शादी ब्याह करते थे उनकी पुरानी सोच थी, और अब उस प्रकार से कोई नहीं रहता, बल्कि अपनी मर्जी से साथ रहो, कुछ दिन साथ रह कर देखो, अगर अच्छा लगे तो आगे रिश्ता निभाओ, शादी करो, नहीं अच्छा लगे तो अपना अपना रास्ता अलग कर लो। कुछ इस तरह की सोच थी मंजू और विपिन। दोनों का सोचना था कि हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें किसी और के बारे में क्या सोचना। इसीलिए अपने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद भी विपिन और मंजू लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप को कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाती। एक ही घर में पति पत्नी की तरह बिना शादी किए रहना बड़े शहरों में एक सामान्य सी बात है, और खुद को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और आत्मनिर्भर समझने वाले लड़का लड़कियों के लिए यह तो बस खेल बन चुका है। विपिन तो फिर भी लड़का था, लेकिन मंजू एक लड़की थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसलिए मंजू के घर वालों ने मंजू से सारे रिश्ते तोड़ दिए, क्योंकि वह अभी भी उसी मध्यम परिवार से थे जो शादी विवाह के बाद ही लड़के लड़कियों का साथ रहना स्वीकार करते थे, एक पति पत्नी के रूप में, और उनकी सोच वही थी। भले ही मंजू पढ़ लिख कर बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी और उसकी सोच मॉडर्न हो गई थी। मंजू का सोचना था आजकल के ज़माने में क्या लड़की क्या लड़का, पर जब कुदरत ने ही लड़की और लड़के को दो अलग अलग तरह के जिस्म और जिंदगी दी है, तो कितना भी चालो फर्क तो रहता ही है। और यह कुदरत का फर्क है, ईश्वर का फर्क है, जिसे चाहकर भी नहीं मिटाया जा सकता। यह एक कड़वा सत्य है जिसे हर लड़के और लड़की को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लड़के तो अपनी मर्यादा भूलकर कोई भी कार्य कर लेते हैं और उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, पर लड़कियों पर उंगली उठाने से यह समाज कभी बाज नहीं आता। लेकिन मंजू और विपिन इन सब सोच से बहुत आगे थे और एक दूसरे से तथाकथित सच्चा प्यार करते थे। उन्हें यह पता ही नहीं था कि यदि सच में दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार कर रहे होते तो बिना विवाह के साथ रहने में कभी नहीं सोचते। लेकिन दोनों का यह भी सोचना था कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, क्या पता हम एक दूसरे से कुछ समय के बाद बोर हो जाए और हमें लगे कि नहीं, यह प्यार नहीं सिर्फ एक आकर्षण था, इसलिए हम कुछ समय तक साथ रहेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। भले ही उनके इस फैसले से उनके घर वाले सहमत नहीं थे और उसने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मंजू और विपिन एक शादीशुदा जोड़े की तरह बहुत प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। आस पड़ोस के लोग उन्हें पति पत्नी ही समझते थे, जबकि सच्चाई यह थी कि उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। इस तरह से करीब 3 साल का वक्त दोनों ने साथ बिताया था और मंजू विपिन को सच में अपना पति मानने लगी थी। मंजू तो भूल भी चुकी थी कि विपिन से उसकी शादी नहीं हुई है। वह सारे पत्नी के धर्म निभाती थी और विपिन को अपना पति मानती थी। मंजू के हिसाब से जब हम सच्चा प्यार करते हैं तो किसी दिखावे के रिश्ते की क्या जरूरत है। मंजू को लगता था विपिन मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देता है, मैं विपिन को अपने पति का दर्जा देती हूँ। जब दिल करेगा हम शादी कर लेंगे, विपिन मुझसे शादी करने के लिए मना थोड़ी ना करेगा। और मंजू विपिन को अपना पति मान बैठी थी। मंजू भूल चुकी थी कि उसकी और विपिन की शादी नहीं हुई है और वह विपिन एक मर्द है, सिर्फ एक मर्द, ना कि उसका पति। 3 साल बीत जाने के बाद एक दिन मंजू ने विपिन से बोला, विपिन एक खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। इतने दिन तो हम साथ रह लिए, लेकिन अब हमारा बच्चा आने वाला है और अब बिना शादी के साथ रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो चलो हम कोर्ट में शादी कर लेते हैं। मंजू प्रेग्नेंट है, यह सुनकर विपिन को जोर का झटका लग गया। उस वक्त विपिन कुछ नहीं बोला और
बोला घर आकर बात करता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। और विपिन घर से निकल गया। मंजू ने भी इन सब बातों को सम्मान लिया और वह भी ऑफिस चली गई। लेकिन आज विपिन का मूड बहुत खराब था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंजू प्रेग्नेंट हो जाएगी, वह भी बिना शादी किए। मंजू जैसे अपना सर्वस्व विपिन को सौंप कर उसे अपना पति समझ रही थी। वह मंजू को कभी अपनी पत्नी नहीं समझता था। उसके हिसाब से उसने मंजू से प्यार जरूर किया था, लेकिन जब एक लड़की प्यार करने पर एक लड़के के साथ बिना शादी किए साथ रहने को तैयार हो गई तो वह एक चरित्रहीन लड़की है और वह एक चरित्रहीन लड़की से शादी नहीं कर सकता। इसलिए विपिन मंजू को बस इस्तेमाल कर रहा था और विपिन का सोचना था कि जब दिल भर जाएगा वह मंजू से बोल देगा कि अब विपिन मंजू से शादी करने का कोई इरादा नहीं। और वैसे भी यह सब कुछ मंजू की सहमति से हुआ था, तो वह भी लिव इन रिलेशनशिप का मतलब जानती ही होगी और मजे के लिए उसके साथ रहती है, क्योंकि विपिन का मानना था कि जो लड़की बिना शादी के मेरे साथ रह सकती है और यह बोल सकती है कि अगर ठीक लगे तो आगे हम शादी कर सकते हैं, तो वह तो किसी और के साथ भी ऐसा कर सकती है। और जैसे मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, वैसे ही क्या पता पहले भी किसी के साथ रही हो या मेरे बाद भी किसी और के साथ रहने लगे। तो ऐसी चरित्रहीन लड़की से शादी करने का क्या फायदा। खुद का चरित्र विपिन को नहीं दिख रहा था कि वह खुद भी तो बिना शादी किए एक महिला के साथ रह रहा है। लेकिन बात वही है ना, समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, चरित्रहीन सिर्फ औरतें कहलाती हैं। पुरुष कितनी ही चरित्रहीनता कर ले पर उनके चरित्र पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता। शाम को विपिन घर आ जाता है और मंजू दोबारा शादी की बात करती है। विपिन साफ साफ मंजू से बोलता है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। हमने रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया था, यह सोचकर कि कल को अगर अपना फैसला सही ना लगे तो हम अलग हो जाएं। और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मंजू ने बोला, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम मुझसे शादी करने से मना कर रहे हो। विपिन ने बोला, तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, यह मैं कैसे मान लूँ? जो औरत बिना शादी के मेरे साथ संबंध बना सकती है वह किसी के साथ भी संबंध बना सकती है, तो यह कैसे साबित होता है कि यह बच्चा मेरा है? मंजू को बहुत जोर से चिल्लाई और बोली, विपिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? समझ क्या रखा है तुमने मुझे? क्या मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? विपिन ने बोला, तो तुम क्या हो? तुम ऐसी वैसी नहीं हो तो क्या बहुत चरित्रवान लड़की हो? अरे जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वह मेरा क्या होगी? क्योंकि कोई भी लड़की अगर बिना शादी के किसी लड़के के साथ रह रही है तो वह किसी भी तरह से चरित्रवान लड़की तो नहीं हो सकती। एक चरित्रहीन लड़की ही हो सकती है। ऊपर से तुम बिना शादी के माँ बनने वाली हो। क्या यह एक चरित्रवान लड़की कर सकती है? ठीक है, मान लेते हैं यह बच्चा मेरा ही है। तो मैंने कहा था कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। तुम तो अपनी मर्जी से मेरे साथ एक घर में रहने आई थी। मैंने तुम्हारे साथ कोई बलात्कार नहीं किया है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मंजू ने बोला, विपिन प्लीज ऐसे मत करो, तुम यहाँ कैसी बातें कर रहे हो? मेरा क्या होगा एक बार सोच कर देखो। विपिन ने बोला, क्या होगा? अबॉर्शन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब तो तुम करती ही हो
मेरे ऊपर आश्रित तो नहीं हो और मैं तुम्हारा कोई पति तो हूँ नहीं, तो तुम मुझसे उम्मीद क्यों लगा रही हो? जैसे मैंने अपने टाइम पास के लिए तुमसे रिश्ता बनाया था, वैसे तुमने अपने टाइम पास के लिए मुझसे रिश्ता बनाया था। और ऐसे रिश्तों में किसी से भी उम्मीद की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि हम पति पत्नी नहीं हैं। इसलिए तुम अपना रास्ता देख लो, मैं अपना रास्ता देख लेता हूँ। चाहो तो तुम इस घर में रह सकती हो, एग्रीमेंट तुम्हारे नाम पर करवा देता हूँ। मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम सोच लो क्या करना है, कहकर विपिन वहाँ से चला गया। और मंजू ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि वह अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। मंजू डॉक्टर के पास गई, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया और बोला यह गैर कानूनी है, क्योंकि बिना किसी वजह के अबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। और मंजू ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मंजू ने सोचा नौकरी तो वह करती ही है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, और अब वह किसी पुरुष पर विश्वास करके शादी तो नहीं कर सकती, क्योंकि पुरुष कैसे होते हैं विपिन ने उसे दिखा दिया था और पुरुषों पर से उसका विश्वास उठ चुका था। अपनी एक संतान होगी जो मेरा सहारा बनेगी, यह सोचकर मंजू ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। मंजू के घर से कोई उसे पूछने वाला तो था नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे रिश्ते मंजू से तोड़ दिए थे। मंजू को अकेले ही सब कुछ देखना था, और मंजू को आज समझ में आ रहा था कि कितनी भी मॉडर्न सोच हो जाए, एक लड़की लड़की ही रहती है और एक लड़का लड़का। और जीवन की ऐसी स्थिति में हमेशा लड़की की ही किस्मत में ही बदकिस्मती आती है। गलती विपिन और मंजू दोनों की बराबर थी, लेकिन झेलना सिर्फ मंजू को पड़ रहा था। विपिन तो इस रिश्ते को ठोकर मारकर जा चुका था, और कुछ दिनों में उसने शादी करके अपना घर भी बसा लिया। उसने अपने माँ बाप की पसंद की लड़की तानिया से शादी कर ली और एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताने लगा। इधर मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया। मंजू एक बड़े शहर में रहती थी, इसलिए पास पड़ोसी तो उसे उतने दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि किसी को किसी से उतना मतलब नहीं होता था। मंजू नौकरी करती थी, इसलिए उसे किसी आर्थिक दिक्कत का भी सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सामाजिक दिक्कत तो थी। एक बिन ब्याही औरत, ऊपर से माँ, हर कोई मंजू को एक गंदे दृष्टि से देखता था और उसे एक घटिया औरत समझता था। खैर मंजू अब क्या कर सकती थी, उसे पता था गलती उसकी है। मंजू ने एक फुल टाइम मेड रख ली थी अपने बेटे को पालने के लिए, क्योंकि उसे नौकरी पर भी जाना होता था। और धीरे धीरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मंजू के मन से सारी खुशी, सारी उम्मीद निकल चुकी थी। बस एक उम्मीद थी कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा, लेकिन बिन बाप का एक बेटा जिसे पैदाइशी से लेकर बड़े होने तक हर वक्त समाज के ताने सुनने पड़े, हर वक्त हंसी का पात्र बनना पड़ा, जिसका कोई बाप नहीं था। यह समाज कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुछ जगह पर आज भी यह उसी पुरानी धोखियानोसी सोच का हिस्सा है, जो कभी नहीं मिट सकती। और मंजू के बेटे रेहान के साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। और रेहान पहले तो छोटा था, उसे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, पर धीरे धीरे रेहान को समझ में आने लगा कि वह एक नाजायज़ औलाद है, और नाजायज़ औलाद क्या होती है, यह बात भी वह धीरे धीरे समझ में
आ गया था और बहुत ही कष्टपूर्ण उसकी ज़िंदगी बीत रही थी। वह अपनी माँ से बहुत कुछ बोलना चाहता था। जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसकी नफरत और घृणा बढ़ती जा रही थी। उसने इंजीनियरिंग कर ली थी और अब नौकरी करने लगा था, लेकिन पूरी जिंदगी उसने समाज के ताने सुने थे जो उसके दिल पर गहरा घाव कर गया था। इधर मंजू अब नौकरी करते करते थक चुकी थी और घर में सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी और उसका बेटा भी अब सेटल हो चुका था, इसलिए वह सोच रही थी कि रेहान की शादी कर दे। लेकिन एक ऐसे लड़के से शादी कौन करने को तैयार होगा जिसकी माँ का चरित्र दागदार हो और जिस लड़के का कोई पिता ना हो। यह बात मंजू अच्छे से जानती थी। मंजू को विपिन पर बहुत गुस्सा आता था। मंजू ने अब नौकरी छोड़ दी थी। वह घर पर ही रहती थी। सेविंग के नाम पर अच्छा खासा पैसा था। मंजू के पास किसी के ऊपर आश्रित नहीं थी। मंजू रेहान पे सेटल था। एक दिन मंजू ने रेहान से बोला, बेटा मैं तुझसे कुछ बोलना चाहती हूँ। रेहान ने बोला, बोलिए क्या बोलना चाहती हैं। रेहान मंजू को कुछ खास पसंद नहीं करता था क्योंकि काफ़ी कुछ उसके दिल में था जो वह मंजू से बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाता था। जब से रेहान को समझ में आया था और अपने जीवन की सच्चाई पता चली थी, वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। मंजू ने बोला, पूरी जिंदगी मेरी संघर्ष में बीत गई, लेकिन एक सुख नहीं मिला मुझे जीवन में, और जिस व्यक्ति का कारण मेरी जिंदगी संघर्षपूर्ण हुई वह अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है अपनी बीवी और बच्चों के साथ। मेरी पूरी जिंदगी संघर्षों में बीत गई। अब मैं उस विपिन से बदला लेना चाहती हूँ और चाहती हूँ समाज जाने कि वह कितना नीच और घटिया किस्म का इंसान है। तुम उसकी औलाद हो। मैं चाहती हूँ तुम उसके ऊपर केस करो और उससे अपना हक की संपत्ति मांगो, जिस संपत्ति पर उसके बच्चे कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। उस संपत्ति पर तुम्हारा भी बराबर का हक है क्योंकि तुम उसकी औलाद हो। मैं चाहती हूँ तुम कोर्ट केस करो, उससे अपने पिता का नाम लो और साथ ही उसकी संपत्ति में आधा हिस्सा भी लो ताकि उसे सबक मिले। रेहान ने बोला, वाह माँ, अपनी जिंदगी तो खराब कर ही ली, अब मेरी जिंदगी भी खराब करने पर लगी हो। वैसे भी मेरी जिंदगी कौन सी अच्छी थी और अब तुम इसकी और धज्जियां उड़ाना चाहती हो। कैसे बातें कर रहे हो रेहान तुम। मैं तो तुम्हारे हक तुम्हें दिलवाना चाहती हूँ और मैंने तुम्हारी कौन सी जिंदगी खराब की है। मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारा पिता तो जन्म से पहले ही तुम्हें छोड़कर भाग गया था। रेहान ने बोला, हाँ आपने मुझे जन्म दिया लेकिन मजबूरी में, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी के लिए एक सहारे की जरूरत थी जो कि मैं हूँ। ठीक है, आपने मुझे जन्म दिया, उसका एहसान मैं जिंदगी भर मानूंगा कि आपने मुझे जन्म दिया और मुझे पाल पोस कर काबिल बनाया और आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ। इसलिए एक एहसान के तहत मैं जीवन भर आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको एक माँ का सम्मान कभी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपने मुझे एक बेटे का सम्मान नहीं दिलाया, क्योंकि मैं एक नाजायज औलाद हूँ और आज तक मैं समाज से यही सुनता आया हूँ कि मैं एक नाजायज औलाद हूँ और इसके जिम्मेदार आप हैं। क्या मुझे समाज से वह सम्मान मिला है जो एक जायज औलाद को मिलता है। मंजू ने बोला, इसमें अकेली मैं दोषी कैसे हो गई। रेहान ने बोला, आप अकेले दोषी नहीं हो, लेकिन अगर आप यह सोचती हो कि मैं एक माँ के रूप में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ तो बिल्कुल नहीं। मैं एक अपने को जन्म देने वाली औरत के रूप में और पास पोस कर बड़ा करने वाली औरत के रूप में आपका एहसान मानता हूँ और एक एहसान के रूप में आपका जीवन भर ख्याल रखूंगा, लेकिन आपको एक माँ की इज्जत कभी नहीं दूंगा। यह बात सच है क्योंकि आप उस इज्जत के लायक नहीं हैं। आपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया
किसी ने जबरदस्ती आपसे वह फैसला नहीं करवाया था। तो जितने दोषी विपिन इसमें हैं, उतने ही दोषी आप खुद भी हैं। आप एक मॉडर्न सोच की महिला थी। आपके हिसाब से लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। अब आपको पता चला लड़के और लड़कियों में फर्क होता है या नहीं। मेरा तथा कथित पिता तो आपको ठोकर मारकर चला गया और अपने जीवन में आगे बढ़ गया, लेकिन आपकी जिंदगी में मैं आ गया और आपको मुझे जन्म देना पड़ा। जब कुदरत ने ही लड़के और लड़कियों को इतने बड़ा फर्क कर दिया है, तो आप उस फर्क को कैसे मिटा सकती हैं? समाज चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाए, यह एक फर्क लड़के और लड़कियों में हमेशा रहेगा। और यही यदि कुछ गलत रिश्ते बनते हैं तो लड़कियों के चरित्र पर ही सवाल उठेंगे, ना कि लड़कों पर। आपने पूरी जिंदगी चरित्रहीन औरत का तमगा झेला है। क्या विपिन ने कभी वह दाग झेला? क्या कभी विपिन ने से किसी ने पूछा कि तुम्हारी कोई नाजायज औलाद है क्या? लेकिन मेरे ऊपर कितने लांछन लग गए। क्या मुझे कभी कोई सम्मान मिला? और आप मुझे उस पिता से अपना उसका नाम हक पाने के लिए कोर्ट में केस करने के लिए कह रही हैं। अरे नहीं चाहिए मुझे उसका नाम, नहीं चाहिए मुझे उसकी दौलत, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जो इंसान अपने बच्चे के पैदा होने के पहले ही उसकी माँ से किनारा कर ले, उसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर दे, मुझे उसका नाम लेकर क्या करना है? उस घटिया आदमी की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है और आपकी वजह से जिंदगी भर मैंने नाजायज होने का धन झेला है। और अब आपकी खुशी के लिए मैं दोबारा एक बार कोर्ट कचहरी में अपने नाम की धज्जियां उड़ाऊं, अपने तथाकथित बाप से उसका नाम भीख में मांगूं? मुझे नहीं चाहिए। मैं उस इंसान को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार को अगर मैं बलात्कार की पैदाइश भी होता ना, तो मैं आपकी इज्जत करता, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं होती। आपके साथ गलत हुआ रहता, जिसकी पैदाइश मैं रहता, और मैं जिंदगी भर आपकी पूजा करता, क्योंकि आपने मुझे जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं किसी बलात्कार की पैदाइश नहीं हूँ, बल्कि प्यार की पैदाइश हूँ, एक मतलबी प्यार। आपकी मॉडर्न सोच क्या थी, समझ में आ गया आपको? मंजू ने बोला, तुम अपनी माँ के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? रेहान ने बोला, आप खुद सोच कर देखिए, मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? समाज कितना भी आगे बढ़ जाए, एक औरत का शरीर ही रहेगा, उसे कभी कोई नहीं बदल सकता। मुझे आपकी कोख में लाने वाला पिता ने तो किनारे हो गए, कभी किसी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा ना, लेकिन आपने जिंदगी भर सवालों को झेला है। क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? जब दो लोगों की गलती बराबर की थी तो सजा सिर्फ आपको मिली और आपके साथ साथ मुझे मिली, लेकिन वह व्यक्ति तो साफ साफ बच निकला। मैं उस नीच आदमी को अपनी जिंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, आपकी मैं जिंदगी भर सेवा करूँगा, एक जन्म देने वाली और इस दुनिया में लाकर पाल पोस कर बड़ा करने वाली औरत के रूप में, एक एहसान के तहत, लेकिन माँ के रूप में कभी नहीं, क्योंकि माँ के रूप में आपने मुझे वह सम्मान नहीं मिलने दिया जिसका मैं हकदार था। लेकिन आप यह मत सोचिएगा कि मुझे मेरे तथाकथित पिता से कोई लगाव है, उससे भी उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी कि आपसे। मंजू के पास रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद मंजू ने रेहान से बोला, अच्छा ठीक है, तो शादी तो कर ले, कम से कम एक बहू तो इस घर में आ जाए। रेहान ने बोला, फिर हाँ माँ, एक बहू जरा सोच कर देखो, कौन शरीफ घर का आदमी अपनी बेटी को मेरे जैसे नाजायज लड़के की पत्नी बनाएगा, इस घर की बहू बनाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? मंजू के पास फिर रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं था। मंजू ने बोला, कोई बात नहीं, तो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले। रेहान ने बोला, नहीं माँ, अगर मैं किसी भी लड़की को अपनी असलियत बताऊंगा ना, तो कोई भी शरीफ लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। मंजू ने बोला, यह कैसी बातें कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है और तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। मैंने कोई बड़ी गलती भी नहीं की थी जिसके लिए तूने आज कितना मुझे सुना रहा है।
अरे, लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत ही सामान्य सी बात है। हमारे समाज में मैंने कई पाप नहीं किया था, तो तू आज की जनरेशन का होकर इतनी पुरानी सोच रख रहा है। किस जमाने में जी रहा है तू? मंजू की यह बात सुनकर रेहान फिर बोला, अच्छा माँ ठीक है, फिर एक लड़की है सोनिया, 2 साल से मेरे फ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, पर अब उन दोनों को लग रहा है कि उनका जीवन साथ रहना नहीं गुजर सकता और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। मेरे दोस्त ने किसी और लड़की से शादी कर ली, सोनिया अभी अकेली है। आप बोलो तो मैं उससे शादी कर लूं, क्योंकि मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। मंजू ने बोला, पागल है क्या? वह लड़की किसी और के साथ 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तो तू उससे शादी कैसे कर सकता है? रेहान ने बोला, वाह क्या अच्छी सोच है आपकी। अभी आपने बोला मैं बहुत पुरानी सोच रखता हूँ, क्योंकि आपकी भी यही सोच थी कि अगर सोच ना मिले तो अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तो अगर सोनिया और मैं शादी करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? क्या हुआ अगर वह 2 साल किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी? कोई पाप तो नहीं कर दिया था उसने? जब आप अपने ज़माने में लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती थी, तो आज का ज़माना तो उससे बहुत आगे है। मंजू ने बोला, ठीक नहीं, मैं ऐसी लड़की से तुझसे शादी नहीं करने दे सकती। तो रेहान ने बोला, तो फिर जरा सोचिए, आप कैसी लड़की थी? और सोनिया तो सिर्फ उसके साथ 2 साल के लिए थी, आप तो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। मंजू के पास फिर से रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं था, और अब जब मैं खुद एक लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ, तो आप खुद मना कर रही हैं, जबकि आपने खुद अपनी ज़िंदगी के 3 साल लिव इन रिलेशनशिप में गुजारे हैं। रेहान ने बोला, बात जब अपने पर आती है तो सब कुछ सही लगता है, और वही बात जब दूसरों पर आती है तो सब कुछ गलत लगता है। मंजू ने अब चुप रहना ही एक बेहतर समझा और सब कुछ तकदीर के हवाले छोड़ दिया। उधर विपिन अपने परिवार में बहुत खुश था और कभी भी उसने मंजू के बारे में कुछ सोचा नहीं था, ना ही रेहान के बारे में उसे कुछ पता था, ना उसने कभी पता करने की कोशिश की थी। वह तो बहुत ही पहले मंजू की जिंदगी से जा चुका था। रेहान तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था, और अच्छे को समय उनकी औकात दिखा देती है। मंजू को तो समय ने उसकी औकात दिखा ही दी थी, और अब विपिन की बारी थी। विपिन को ब्लड कैंसर हो चुका था और वह बहुत सीरियस। पैसे तो बहुत कमाए थे अपनी जिंदगी में, लेकिन अब उसकी जिंदगी खत्म होने के कगार पर थी। डॉक्टर ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट एकमात्र उपाय बताया था और बोला था किसी खून के रिश्ते से ही ज़्यादा चांस है बोन मैरो मिलने का। सारे रिश्तेदारों के टेस्ट हो चुके थे, किसी का बोन मैरो विपिन से मैच नहीं कर रहा था और विपिन मरने के कगार पर था। यहाँ तक कि विपिन के दोनों बच्चों का बोन मैरो भी विपिन से मैच नहीं कर रहा था। तभी विपिन को याद आया मंजू का, और साथ ही याद आया कि उसकी एक औलाद और है। विपिन को लगा एक मौका और है उसके पास अपनी जिंदगी बचाने का, और उसने अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताई। तान्या ने सारी सच्चाई सुनी तो उसे बहुत जोर का झटका लगा। विपिन तान्या के हाथ जोड़ लिए और बोला, मैं जीना चाहता हूँ, तुम एक बार कोशिश करो, मंजू के बारे में पता करो, क्या पता उसकी औलाद से मेरा बोन मैरो मैच कर जाए। तान्या आखिर एक औरत थी, और अपने पति की जिंदगी किस औरत को प्यारी नहीं होती। अपने पति की जिंदगी के लिए वह उसकी सारी गलतियों को भूलने को तैयार थी, और तान्या ने किसी तरह से मंजू का पता लगाया और मंजू के घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने मंजू और रेहान को सारी बातें बताई, और रेहान ने विपिन को बोन मैरो देने के लिए प्रार्थना की, पर उसने बोला, सॉरी आंटी, मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, आप किसी और डोनर को ढूंढ लीजिए। जिस आदमी ने मुझे आज तक अपनाया नहीं, मुझे समाज की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया, जिस आदमी की वजह से आज तक मैं एक नाजायज का तमगा अपने माथे पर लेकर घूम रहा हूँ, उस आदमी की जिंदगी बचाने का मुझे कोई शौक नहीं। जिस आदमी ने आज तक मुझे जीवन की कोई खुशी नहीं दी,
जिस आदमी ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा, जिस आदमी की वजह से आज तक मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा और कभी नहीं जाने कि बाप कैसा होता है, उस आदमी को मरने से बचाने के लिए मैं अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करवाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस आदमी के जीने और मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तानिया ने बोला, प्लीज़ एक बार चेकअप करवा लो, हो सकता है तुम्हारा बोन मैरो मैच कर जाए। मंजू खामोश थी। मंजू ने भी कुछ बोलने का नहीं सोच लिया था, क्योंकि उसे पता था वह कुछ भी बोलेगी रेहान उसे उसकी बातों का जवाब देगा और उसके अतीत की गलतियों को दोबारा उसके सामने लाकर रख देगा, क्योंकि रेहान उससे कोई बहुत प्यार तो करता नहीं था, इसलिए उसने सब कुछ रेहान पर छोड़ दिया। रेहान ने साफ साफ बोल दिया कि आप जा सकती हैं, मैं एक नाजायज औलाद हूँ, मेरी कोई औकात नहीं। और रेहान ने हाथ जोड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।